Hello students, in the last lecture we were discussing chemical properties of elements of group 15. So far we have discussed what is oxidation state and the formation of hydrides. Today in this lecture we are going to discuss formation of oxides and halides. So our today's topic is formation of oxides of group number 15. Students, all the elements of group 15, they react with oxygen and they form their oxide, and these oxides are as follows. All these elements, they form oxides in different oxidation states. If we take example of nitrogen, then nitrogen forms an oxide N2O in the +1 oxidation state. Nitrogen, it forms another oxide NO in +2 oxidation state, N2O3, N2O4 and N2O5. These are the oxides that are formed by nitrogen in different oxidation states. If we talk about phosphorus, phosphorus forms P4O6, P4O8 and P4O10. These are the three oxides that are formed by phosphorus. We talk about arsenic, arsenic forms As2O6 and As2O10. Antimony, Sb2O6 and Sb2O10. And bismuth, it forms only one oxide, Bi2O3. So if we look at these examples, then we will come to know that the elements that are forming most oxides is in +3 oxidation state. इस ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स बनते हैं, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इतने ज्यादा ऑक्साइड्स नहीं बनते. बिस्मुथ हमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई ऑक्साइड बना के नहीं दिखाता, सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं. So please note down these examples and please remember that all the elements they form oxide in +3 oxidation state. ये हो गया पहला पॉइंट. चलिए अब हम बात करते हैं इन ऑक्साइड्स की नेचर की. बच्चों आप लोगों ने जो है 10th क्लास में पढ़ा होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर acidic in nature and metal oxides are basic in nature. Metal oxides are basic in nature. ये दो स्टेटमेंट जो है हम 10th क्लास में पढ़ लेते हैं. अब अगर हम यहाँ पर इन दोनों कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं तो आपसे दो ट्रेंड पूछ सकता है एग्जामिनर. क्या क्या है वो ट्रेंड? अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के सभी ऑक्साइड्स को कंपेयर करें, N2O3, P4O6, As4O6, Sb4O6 एंड Bi2O3, इन सभी के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इन एलिमेंट्स की? +3. अगर इनको कंपेयर किया जाए तो इनमें से एसिडिक कौन सा ऑक्साइड होगा, बेसिक कौन सा ऑक्साइड होगा? तो देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों क्या है? नॉन मेटल्स. तो ये कौन से ऑक्साइड हो गए? दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स. और नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में? दे आर एसिडिक इन नेचर. ये दो एलिमेंट्स कैसे होते हैं? तो हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था, दीज टू आर मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज कैसी होती है? नॉन मेटल्स और मेटल्स के इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करते हैं. तो इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट है, इस वजह से इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर एम्फोटेरिक. लास्ट में बिस्मुथ, बिस्मुथ इज अ मेटल और मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक होगा नेचर में. तो अगर आपसे कंपैरिजन करवाया जाए और आपसे पूछा जाए कि कमेंट ऑन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय दीज एलिमेंट्स, सो डाउन द ग्रुप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज और बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज. तो ध्यान रखना बच्चों, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो हैं, क्योंकि वो 3 तरह की नेचर एग्जिबिट करते हैं,
इस वजह से डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट को जब कंपेयर करते हैं तब, तो इनकी बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होती रहती है और एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज होती रहती है। चलो ये तो थे डिफरेंट एलिमेंट्स। अब अगर हम सेम एलिमेंट के ऑक्साइड्स को कंपेयर करें तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा और सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। तो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं इनको कंपेयर करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्साइड बनाता है +1 +2 +3 +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब बताओ इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होगा और बेसिक ऑक्साइड कौन सा होगा। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना, द एलिमेंट्स व्हिच हैव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, एलिमेंट in their high oxidation state form acidic oxides। तो अगर हम इन एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं जिसमें नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता जा रहा है, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, और ऊपर की तरफ जो है वो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। कंसेप्ट क्या लग रहा है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। सो दिस इज द कंसेप्ट दैट इज बीइंग यूज्ड इन दिस ऑर्डर। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं इसी के बेसिस पे। आपको इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर। सो क्वेश्चन इज P4O6, P4O8 एंड P4O10 ये ऑक्साइड्स है फास्फोरस के। आपको इन्हें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो बताओ क्या होगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर का। तो अभी आपको समझाया था जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +5, इसमें कितनी है +4, इसमें कितनी है +3। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है, इसमें है। सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया, तो P4O10 इज मोस्ट एसिडिक। इसके बाद कौन आएगा P4O8, इसके बाद कौन आएगा P4O6। तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसी को आप क्या कर लो इन्वर्ट करके लिख दो। ठीक है, तो P4O6 सबसे कम, इससे ज्यादा P4O8 और इससे ज्यादा P4O10। So this will be the answer. This is the increasing order of acidic character of oxides of phosphorus. तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑक्साइड्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखना ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो हैं वो सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो ऑक्साइड्स हैं जैसे जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है वैसे वैसे यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता रहता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। हेलोजन किसको बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर कॉल्ड हेलोजेंस। इनके साथ रिएक्ट करके दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं, एक तो ट्राईहैलाइड और एक पेंटाहैलाइड। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 दे रिएक्ट विद हेलोजन to form two types of halides, trihalides and pentahalides। हेलोजन जो है वो यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो F2Cl2 Br2 I2 इस तरीके से मॉलिक्यूल्स दे आर कॉल्ड हेलोजेंस। अब देखो बच्चों यहाँ पर सभी एलिमेंट्स ग्रुप 15 के, ऑल द एलिमेंट्स रिएक्ट विद halogens to form halides। कौन कौन से हैलाइड्स बनाते हैं, तो देखो अब हम इस टेबल से जो है वो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्राईहैलाइड्स की।
नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. These are the elements of group 15. First of all, they react with fluorine. नाइट्रोजन बनाएगा NF3, phosphorus PF3, ASF3, SBF3 and BIF3. Next is chlorine, NCl3, PCl3, ASCl3, SBCl3 and BiCl3. फिर आ जाता है ब्रोमीन, NBr3, PBr3, ASBr3, SBBr3 and BiBr3. And last is iodine, Ni3, Pi3, ASI3, SBI3 and BiI3. These are the trihalides that are formed by elements of group 15. इस तरीके से ट्राइहलाइड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। अब देखो बच्चों, ये जो ट्राइहलाइड्स बने हैं यहाँ पर इन एलिमेंट्स के, इनमें से दो ट्राइहलाइड ऐसे होते हैं जो एडक्ट्स की फॉर्म में जो है वो हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइहलाइड्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनको स्टोर किया जाता है अंडर मॉइस्ट कंडीशन। तो इस वजह से यहां पर हमें ये एडक्ट की फॉर्म में मिलेंगे, NBr3.NH3 और Ni3.NH3. So this is due to the instability of these trihalides. एक एक्सेप्शन तो यहीं पर ही आप नोट कर लीजिए इस चीज को, NBr3 and Ni3 are unstable, therefore they are found in the form of ammoniates या adducts. NBr3 and Ni3 are unstable and hence they are found in the form of ammoniates. ठीक है, अमोनिएट्स कह लो या एडक्ट्स कह लो। तो ये जो फॉर्म है इसकी, दे आर कॉल्ड अमोनिएट फॉर्म ऑफ NBr3 एंड Ni3। और क्यों बनते हैं? बिकॉज NBr3 और Ni3 जो है वो खाली क्या रहते हैं? अनस्टेबल रहते हैं, ये स्टेबल नहीं रहते। तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए अमोनिया जो है वो एडक्ट की फॉर्मेशन कर लेता है इनके साथ। NCl3 जो है यहाँ पर, ये एक एक्सप्लोजिव की तरह यूज किया जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव। चार ऑप्शंस दे रखे थे, NF3, NCl3, NBr3, Ni3. NCl3 will be the correct option. NCl3 is used as an explosive. क्यों है एक्सप्लोजिव? क्योंकि ये भी अनस्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन के ट्राइहलाइड्स की अगर बात की जाए तो उसमें सिर्फ एक ट्राइहलाइड NF3 जो है ये अकेला स्टेबल है, बाकी सारे अनस्टेबल हैं। कोई एक्सप्लोजिव की तरह यूज हो रहा है, किसी को स्टोर करने के लिए मॉइस्ट कंडीशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्टोर्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन या स्टेबल एट मॉइस्ट कंडीशन। ड्राई स्टेट में क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। तो नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही ट्राइहलाइड स्टेबल है, NF3। तो यहां पर बच्चों देखो, हमारा जो कंसेप्ट लग रहा है वो लग रहा है थर्मल स्टेबिलिटी वाला। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज जब स्टडी की थी तब हमने बात की थी थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या बोला था? जैसे जैसे ये बॉन्ड बड़ा होता जाएगा, इस बॉन्ड का डिसोसिएशन आसान हो जाएगा, क्योंकि बड़े बॉन्ड्स जो हैं उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। ये वाला हैलाइड स्टेबल क्यों है, ये वाले अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। नाइट्रोजन एक छोटा एटम था, यहाँ पर फ्लोरीन की साइज नाइट्रोजन से कंपैरेबल है, लेकिन क्लोरीन की साइज बढ़ गई। क्लोरीन की साइज बढ़ी, बॉन्ड बड़ा हो गया, बॉन्ड बड़ा हो गया, तो इस वजह से डिसोसिएशन आसान हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम हेलोजन के एटम को बड़ा करते जाओगे, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, और इसी वजह से क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो जाएंगे।
तो आप किसी भी एलिमेंट के अगर ट्राई हैलाइड्स को कंपेयर करते हो तो ज्यादा स्टेबल कौन मिलेगा? स्टार्टिंग वाला। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है? छोटी है। जैसे जैसे पीछे की तरफ जाओगे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उससे क्या हो जाएगी? थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और इसी वजह से इन मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो नोट कर लेना बच्चों इस पॉइंट को, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, हेंस द स्टेबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये हो जाते हैं हमारे ट्राई हैलाइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। तो नोट कर लेना ये जो पॉइंट अभी मैंने आपको नोट करवाए हैं। नाइट्रोजन का NF3 स्टेबल होता है, NCl3 एक्सप्लोसिव होता है, NBr3 और Ni3 ये भी अनस्टेबल होते हैं। इनको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ देयर अमोनिएट्स। नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड्स यहाँ पर NF3 is stable, NCl3 is used as explosive due to its instability. NBr3 and Ni3 are stored as ammoniates or at moist conditions. Because in the dry state they explode। तो ड्राई स्टेट के अंदर क्या हो जाता है, इनके ऊपर थोड़ा सा भी आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये एक्सप्लोड हो जाता है। ये हो गए नाइट्रोजन के ट्राई फ्लोराइड्स। इसके बाद ऑफ ऑल द ट्राई फ्लोराइड्स, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, ऑफ ऑल द ट्राई हैलाइड्स, trifluorides of any element are more stable than chlorides than iodides। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहने वाला है? फ्लोराइड्स आर मोर स्टेबल देन क्लोराइड्स, आर मोर स्टेबल देन ब्रोमाइड्स, आर मोर स्टेबल देन आयोडाइड्स। तो ये रहेगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर ट्राई हैलाइड्स के केस में। चलिए अब देखते हैं हम इनके स्ट्रक्चर की बात। ट्राई हैलाइड्स जो है इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? बच्चों अगर हम NF3 इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? हाफ V प्लस N माइनस C प्लस A। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोजन के पास? 5। मोनोवेलेंट एटम कितने जुड़े हैं? 3। फ्लोरीन क्या होता है? मोनोवेलेंट एटम। कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज, क्या आया? 8/2 दैट इज 4। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं ये किस तरीके से ओरिएंटेड रहते हैं? इस तरीके से टेट्राहेड्रल शेप बनती है। टेट्राहेड्रल शेप है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं हमने? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 और 5वां हो गया पेयर्ड। तो 3 अनपेयर्ड है, 5वां इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेयर्ड है। इसके साथ एक एक फ्लोरीन का एटम क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये शेप क्या बन गई? यहाँ पर हमारे पास अगर इसकी शेप हम बनाए अकॉर्डिंग टू दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो शेप बन जाती है ऐसी। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, 3 फ्लोरीन के एटम्स इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये शेप कैसी बन गई? पिरामिडल। तो जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं इस ग्रुप के, दे ऑल आर पिरामिडल इन शेप। तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आप जो है वो ये शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इजीली। तो NF3, NCl3, NBr3, Ni3, all these molecules they have pyramidal shape. So please make a point. All these elements
form trihalides in sp3 hybridization having pyramidal shape। तो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स जो है उनकी पिरामिडल शेप है, ठीक है। NF NCl NBr, बस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, उसके अलावा जो है शेप सेम रहेगी। आयोडीन, तो इन सब की पिरामिडल शेप देखने को मिलती है। अब देखो बच्चों, यहां से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या आएगा, ये बताओ इन तीनों अगर स्ट्रक्चर्स को कंपेयर किया जाए, चारों स्ट्रक्चर्स को अगर कंपेयर किया जाए, तो बॉन्ड एंगल जो है वो किसका ज्यादा रहने वाला है। विच ऑफ द मॉलिक्यूल विल हैव अ लार्जर बॉन्ड एंगल, और किसका जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे छोटा रहेगा। तो देखो यहाँ पर बच्चों, जितना ज्यादा ये एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो हेलोजन का एटम जो जुड़ा है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, जितना ज्यादा ये एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ये क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर होगा इसका, जो इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है इसके साथ, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ आएगा, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का गैप जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा सेपरेट हो जाएंगे, ज्यादा सेपरेट हो जाएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज ऑल्सो बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन decreases as the electronegativity of halogen atom increase। और इसी वजह से रिपल्शन यहां पर कम है, तो बॉन्ड एंगल जो है वो क्या रहेगा, इसका सबसे कम। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल इसका, फिर इसका और फिर इसका। तो ये हो जाएगा ऑर्डर। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ये बताओ किसका बॉन्ड एंगल जो है वो सबसे कम रहेगा, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा, तो भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या कर लेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जिसको हम बॉन्ड पेयर कह रहे हैं, वो शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, हेलोजन की तरफ। तो हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगा, और रिपल्शन कम हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर रहता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो ये हो जाते हैं हमारे ट्राइहेलाइड्स यहां पर कंप्लीट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेंटाहेलाइड्स में। पेंटाहेलाइड्स की अगर बात करें तो फिर से हम ये टेबल बनाते हैं इसी तरीके से। अब देखो बच्चों, यहाँ पर पेंटाहेलाइड्स जो है वो नाइट्रोजन तो बना नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो करता है, 4, ठीक है। तो नाइट्रोजन ना तो फ्लोरीन के साथ, ना क्लोरीन, ना ब्रोमीन और ना आयोडीन के साथ, किसी के भी साथ पेंटाहेलाइड की फॉर्मेशन नहीं करता। बात आती है फास्फोरस की। तो फास्फोरस जो है फ्लोरीन के साथ PF5, आर्सेनिक भी AsF5, SbF5 और BiF5, ये पेंटाहेलाइड सभी बना लेते हैं फ्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ अगर हम देखें तो PCl5, AsCl5, SbCl5, ये क्लोरीन के साथ पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। आपको ये बात पहले भी समझाई थी, बिस्मुथ एक ही कंपाउंड ऐसा बनाता है जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 रहती है। इसके अलावा बाकी सभी जितने भी कंपाउंड से बनाता है उसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, +3। और क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मुथ जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स सिर्फ एक बनाएगा, BiF5। चलो Br की अगर हम बात करें तो PbR5, फास्फोरस जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर लेता है और TbR5 की फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन बाकी ये एलिमेंट्स जो हैं वो कोई भी नहीं करते।
तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला, फास्फोरस अकेला PbR5 बना रहा है, जबकि आयोडीन के साथ जो है वो इनमें से कोई भी एलिमेंट रिएक्ट नहीं कर पा रहा और I5 जो है वो डेरिवेटिव नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा? सबके साथ एक ही रीजन है, आयोडीन के साथ इनका जो पेंटाहेलाइड बनता है, एक तो पेंटाहेलाइड का बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर अगर बनता तो ये कैसा बनता, ये बनता ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, ये रिपल्शन ज्यादा होते हैं, ये रिपल्शन ज्यादा होते हैं, इस वजह से क्या हो जाती है, ये बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि ये बॉन्ड अनस्टेबल हो जाते हैं और टूट जाते हैं, बन ही नहीं सकते। तो अगर हम पेंटाहेलाइड्स की फॉर्मेशन की बात करें, पेंटाहेलाइड्स की स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी कम थी और मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल थे, इसी वजह से मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो ये पेंटाहेलाइड्स हमें देखने को मिलते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो बनाते हैं। इनकी अगर पेंटाहेलाइड्स की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो बिस्मथ रिएक्ट्स विद ओनली फ्लोरीन टू फॉर्म BiF5 but not with other halogen. Why? दूसरी हेलोजेंस के साथ जो है वो बिस्मथ रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके BiF5 की फॉर्मेशन करता है। बताओ क्यों? तो आंसर में क्या लिखोगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, bismuth mostly forms compound in +3 oxidation stage, hence it do not form compounds with other halogens। फ्लोरीन जो है वो इसको स्टेबलाइज कर देती है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस वजह से सिर्फ फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके BiF5 की फॉर्मेशन करता है, बाकी दूसरी हेलोजेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये हो जाती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ पेंटाहेलाइड्स की बात। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स विद मेटल्स। फॉर्मेशन ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स विद मेटल्स। तो हमने जब हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन की बात की थी, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन की बात की थी, तो हमने क्या करवाया था, बाइनरी मेटल कंपाउंड्स का हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया था, या तो वाटर के साथ या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ। तो वो जो बाइनरी मेटल कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, बाय रिएक्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 विद दीज मेटल्स। तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 reacts with metal, कौन से मेटल्स, एल्कली मेटल्स जो जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड फॉर्म बाइनरी मेटल कंपाउंड्स। एग्जाम्पल, कैल्शियम जो है सोडियम रिएक्ट कर लेता है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, क्या बनाएगा, यहां पर लिख लो 6(2Na3N), दिस इज कॉल्ड सोडियम नाइट्राइड। ऐसे ही फास्फोरस जो है वो रिएक्ट कर लेता है कैल्शियम के साथ, ठीक है, तो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Ca3P2, कैल्शियम फॉस्फाइड। अब इसको बैलेंस कर लो भाई,
तो ये हो गया कैल्शियम फॉस्फाइड। तो इस तरीके से बाइनरी मेटल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं ये एलिमेंट्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो भी इसी तरीके से क्या बना लेते हैं बाइनरी मेटल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, जिंक के साथ, Zn3as2, दिस इज कॉल्ड जिंक आर्सेनाइड। अगला एंटीमनी जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, मैग्नीशियम स्टाइबाइड Mg3Sb2, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम स्टाइबाइड। और एक और एलिमेंट रह गया बिस्मथ। बिस्मथ भी मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम बिस्मथाइड Mg3Bi2, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम बिस्मथाइड। तो ये बाइनरी मेटल कंपाउंड्स हैं जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स बना लेते हैं विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दिस टॉपिक इज नाइट्रोजन जो है वो काफी सारी एनामोलस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यहां पर जब हमने देखा हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन के अंदर भी देखा, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन में भी देखा, हैलाइड्स की फॉर्मेशन के अंदर भी देखा, तो ये सभी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज जो नाइट्रोजन शो करता है ये क्यों होती हैं। सो एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहला पॉइंट, नाइट्रोजन जो है इसकी हमें एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है ड्यू टू दीज 4 रीजंस। ठीक है, स्मॉल एटॉमिक साइज, इसकी एटॉमिक साइज क्या है, काफी छोटी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो साइज में एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स कंपैरेटिवली छोटा होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में लाई करता है। सेकंड आ जाता है इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इसके ग्रुप के बाकी एलिमेंट से काफी ज्यादा है। नेक्स्ट आ जाता है फिर इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों हमने पढ़ा था नाइट्रोजन जो है इसके अंदर क्या होते हैं, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या है इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। अब ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है इसकी वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज नहीं करता। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, लेकिन ये नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट नहीं करती एलिमेंट्स के साथ। क्यों नहीं रिएक्ट करती, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो ये हो गया थर्ड रीजन। इसके बाद में आ जाता है फोर्थ रीजन, इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से ये अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये 4 कारण है जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो हमें एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता हुआ दिखता है अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से। चलिए अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज कुछ जो एक्सेप्शनल होती हैं, जो बाकी ग्रुप के मेंबर से मैच नहीं करती, उनसे डिफरेंट रहती हैं। सबसे पहले आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। सबसे पहले एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है हमें फॉर्मेशन ऑफ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। बच्चों अभी मैंने आपको ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन जो थी वो बताई थी, जिसमें ये बताया था कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स बनाता है। क्यों बनाता है सबसे ज्यादा ऑक्साइड, नाइट्रोजन जो है उसकी साइज और ऑक्सीजन की साइज जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। नाइट्रोजन से अगला एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, तो इनकी साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो नाइट्रोजन के जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते, वो इजीली ओवरलैप हो जाते हैं ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ और क्या करते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग फास्फोरस के पी ऑर्बिटल से करवाऊं, फास्फोरस का एटम जो है वो साइज में क्या होता है, बड़ा होता है, इसका पी ऑर्बिटल भी बड़ा होगा, तो ये ओवरलैपिंग जो है वो इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो फास्फोरस के साथ पाई बॉन्ड इजीली नहीं बनाता। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे एटम का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा, तो पी ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाएगा। इस वजह से ऑक्सीजन की इनके साथ ओवरलैपिंग करने की टेंडेंसी नहीं होती। तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन इजीली पाई बॉन्ड बना लेता है। क्यों बना लेता है, क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज जो है वो कंपैरेबल है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स जो है उनके साथ ऑक्सीजन पाई बॉन्ड नहीं बना पाता क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज इनके जैसी
नहीं है, उनसे छोटी है ऑक्सीजन की एटॉमिक साइज, इस वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। यहां पर हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन शोज टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड with atoms of comparable size, hence form stable molecules। तो आपने देखा था नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर की नाइट्रोजन क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहां पर भी मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, हमारा स्टेबल हो जाता है। ऐसे ही यहां पर जो है NO2, तो NO2 के अंदर क्या रहता है, सॉरी N2O, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, N डबल बॉन्ड N, दिस इज N2O, इसके ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर +1 चार्ज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। ये पाई बॉन्ड क्यों बन गया, क्योंकि साइज जो थी वो क्या थी, कंपेरेबल थी। तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स बनते हैं इनके अंदर ये क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है, और इसी वजह से इसके कंपाउंड्स ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। और क्योंकि इसके पाई बॉन्ड जो बना रहा है ये, इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व रहता है, इस वजह से बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। डबल बॉन्ड को तोड़ना है तो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है तो डबल बॉन्ड से भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ाते जाओगे मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स की, वैसे वैसे एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी और रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड। सेकंड आ जाता है कैटनेशन की प्रॉपर्टी। कैटनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, कितने एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कैटनेशन। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, सबसे ज्यादा टेंडेंसी जो है इस ग्रुप के अंदर वो क्या, कौन शो करता है, फास्फोरस, मोस्ट टेंडेंसी। दूसरे नंबर पे आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सिर्फ 3 एटम जोड़ पाता है अपने साथ, तो N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H। हमने एक एसिड पढ़ा था जिसको हमने बोला था हाइड्रोजोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HN3। ये है इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं हम, 3 नाइट्रोजन के एटम्स जो है वो आपस में जुड़ पाए। फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस 4 एटम्स अपने साथ जोड़ लेता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये P4 मॉलिक्यूल बन गया यहां पर। अब इस P4 मॉलिक्यूल में एक फास्फोरस का एटम जो है वो क्या कर लेता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जब बनाता है तो चेन के अंदर और आगे एक्सटेंड हो जाता है इस तरीके से, और ये दूसरी रिंग्स के साथ जो है वो जुड़ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फास्फोरस का एटम जो है वो क्या कर रहा है, कई दूसरे फास्फोरस के एटम्स के साथ चेन जो है वो एक्सटेंड कर लेता है। तो मोस्ट टेंडेंसी इस ग्रुप के अंदर जो होती है वो किसकी होती है, फास्फोरस की। ये सबसे ज्यादा एटम्स जो है वो लिंक कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेंडेंसी जो है वो इस तरीके से कैटनेशन की खत्म हो जाती है। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी फास्फोरस शो करता है, उसके बाद में नाइट्रोजन का नंबर आता है। फास्फोरस जो है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेता है, लेकिन नाइट्रोजन इस तरीके से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं बना पाता। नाइट्रोजन के मोस्टली 3 एटम्स जो है वो जुड़ सकते हैं, जैसा हमने हाइड्रोजोइक एसिड में देखा था। तो ये हो जाती है टेंडेंसी कैटनेशन की। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई फास्फोरस की टेंडेंसी जो है वो कैटनेशन की ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो बताओ इसका रीजन क्या है। तो रीजन एक ही होगा। रीजन क्या लिखेंगे हम, phosphorus single bond phosphorus is stable but nitrogen single bond nitrogen is not stable। क्यों स्टेबल नहीं है, नाइट्रोजन छोटा एटम होता है, इसका बॉन्ड छोटा बनता है, इस वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लग जाता है नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। Inter-electronic repulsion of nitrogen atoms during bond formation। ठीक है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है, ऐसा बॉन्ड बनाते टाइम स्टेबिलिटी कम हो रही है, और इसी वजह से जो है वो नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा एटम्स को ऐड नहीं कर पाता, कैटनेशन की ज्यादा प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता। तो ये आ जाता है कैटनेशन की प्रॉपर्टी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी की।
तो देखो बच्चों, रिएक्टिविटी जो होती है वो नाइट्रोजन गैस की कम होती है, फास्फोरस की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है उसके अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन फास्फोरस के अंदर होता है सिंगल बॉन्ड। तो N2 is less reactive due to triple bond in it, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस ट्रिपल बॉन्ड। जबकि फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस के केस में क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस इज रिएक्टिव and reacts on exposure to air। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फास्फोरस के केस में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और ये सिंगल बॉन्ड इसको क्या बना देते हैं, इसके सिंगल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से कम एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं। तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड है तो इजीली रिएक्ट कर जाएगा, और इजीली रिएक्ट कर जाएगा, इसी वजह से व्हाइट फास्फोरस हवा के अंदर एक्सपोज करते ही रिएक्ट करने लग जाता है। तो यहां पर आ जाती है रिएक्टिविटी की प्रॉपर्टी। इसके बाद में आ जाते हैं हम कोवेलेंसी पे। तो नाइट्रोजन जो है वो देखो यहाँ पर रिएक्टिव ज्यादा नहीं है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेजेंट था फिर भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स जो है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में रिएक्टिव है। फिर आ जाती है कोवेलेंसी की बात। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी हमने देखा था, नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 शो करता है, लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 और 6 देखने को मिलती है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन रहेगा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर पाता। बाकी एलिमेंट्स जो है वो वैलेंसी एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो इस वजह से ये वैलेंसी एक्सटेंड कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर पाता। तो ये हो गया कोवेलेंसी का रीजन। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी हमें बाकी एलिमेंट से डिफरेंट देखने को मिलती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ज्यादा बनते हैं और साथ साथ एसिडिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन अभी मैं आपको समझा चुका हूं। नाइट्रोजन फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स बट अदर एलिमेंट्स फॉर्म, बाकी एलिमेंट्स के कैसे बन रहे थे ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर कंपैरेटिवली क्या रहता है, कम रहता है। अदर एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक और बेसिक ऑक्साइड्स। फास्फोरस को छोड़ दे तो फास्फोरस के ऑक्साइड्स भी एसिडिक थे, लेकिन उतने एसिडिक नहीं थे जितने नाइट्रोजन के थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में। फिर हमने यहां पर देखा था नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा ऑक्साइड्स बनाता है बाकी एलिमेंट से। ऑल्सो नाइट्रोजन फॉर्म्स मोस्ट ऑक्साइड्स। तो इसका रीजन क्या है? नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्साइड की फॉर्मेशन क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की साइज जो है वो नाइट्रोजन से कंपैरेबल होती है, इस वजह से ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। हेंस इट फॉर्म्स मोस्ट ऑक्साइड्स। दूसरे एलिमेंट में ये टेंडेंसी नहीं है, दूसरे एलिमेंट्स जो है वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाते ऑक्सीजन के साथ, और मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाते इसी वजह से जो है वो उनके ऑक्साइड्स उतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते जितने नाइट्रोजन के हैं। तो ये हो जाती है बच्चों एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन एंड अमोनिया, methods of preparation and their properties. Thank you.